हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 सर्कल के बेसिक पार्ट्स की। देखो, मैं यहाँ पे ये कोई तुम्हें दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। भाई सिंपल सी बात है, एक चैप्टर है सर्कल जिसके अंदर तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लास 10th में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। इसमें मैंने क्लास 9th की बातें भी ली हैं, आर डी शर्मा की बातें भी ली हैं, एनसीईआरटी की बातें भी ली हैं। ओके, सारे एक साथ कवर करने की कोशिश की है। मे बी वीडियो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना डीपली अपन समझते हैं बातों को। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊं तुम्हें, बट जितना नॉलेज रिक्वायरमेंट होगा आपको क्लास 10th में उतना ज़रूर बताऊं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमसे कोई बात पूछे तो सर्किल क्या होता है, तो तुम कहोगे सर्किल एक गोला होता है सर। गोला, गोला मतलब क्या। देखो भाई, एक चीज़ गोल होती है। अब ये भी गोल है और ये वाली बात भी गोल है सर, ये गोल है ना। हाँ, बट इसमें देखो कुछ लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। बट सर्किल में ऐसा नहीं चलने वाला है। सर्किल क्या कहता है कि एक फिक्स पॉइंट ले लो और उससे इक्वल डिस्टेंस पे ही रहे चारों तरफ। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पे जो भी कोई है बेचारा वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठा रहे। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारे पास डायग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं सर्किल। और इसकी डेफिनेशन आपके पास ऑब्वियसली है कि जो जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, कोई भी एक सिंपल सा प्लेन है जिसमें विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो सेंटर से फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं और उस प्लेन में, उसे कहते हैं सर्किल। कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास दो नए वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है रेडियस, एक आता है डायमीटर। तो डायमीटर से पहले तो हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, बट रेडियस समझ लेते हैं। रेडियस क्या होती है, जो आपके पास एक सर्किल बनाया आपने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सेंटर से बाउंड्री जो है उस तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस, और स्मॉल आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पता है मुझे, तुम्हें आता है, बट मेरा काम है समझाने का कि एकदम बेसिक से जो बच्चा आज तक नहीं पढ़ा उसको क्या पता कुछ तो समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है सर, देखो सेंटर से जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सर्किल का फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस। अब मैंने कहा ऐसे कोई एक आया मेरे पास, बोला सर दो पॉइंट मैंने सरकमफेरेंस पे ले लिए, ये क्या नया वर्ड आया। मैंने कहा जो बाउंड्री है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बन रही है उसको बोलते हैं कोड, CHORD, कोड। बोले ओके, तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारी कोड ड्रॉ कर सकता है, और एक कोड जो सेंटर से पास हो जाएगी, एक कोड जो सेंटर से पास हो जाएगी उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इज ए स्पेशल कोड उस पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओके, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, फिर आता है सर ये आर्क क्या होती है। और सरकमफेरेंस मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सरकमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आर्क क्या होती है, देखो भाई एक सर्किल अगर आपके पास है, इस सर्किल में सरकमफेरेंस दिख रही है आपको, बाउंड्री व्हाइट कलर में ना, ये सेंटर है। तो इस बाउंड्री का मैंने एक इतना सा पार्ट अलग निकाल लिया, ऐसा कुछ। तो ये एक बाउंड्री का पार्ट निकल के आया मेरे पास, यही पार्ट आर्क कहलाता है। पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क। अब आर्क देखो, आपने एक सर्किल के दो पार्ट किए, तो एक आर्क नीचे है और एक ऊपर है। ये नीचे वाली आर्क है, ये ऊपर वाली आर्क है। ऊपर वाली छोटी दिख रही है, नीचे वाली बड़ी दिख रही है। तो इन दोनों में छोटी वाली को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़ी वाली को बोलते हैं मेजर आर्क। जब आपने एक सर्किल को सरकमफेरेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बोल सकता हूँ मैं डायमीटर से कट कर दिया उसको, तो यहाँ पे दो सेमी सर्किल बन गए, छोटे छोटे सर्किल बन गए। इनको बोलते हैं सेमी सर्किल। ठीक है, और ये थोड़ी सी ध्यान रखना बात है, सेमी सर्किल होता क्या है, बस यही समझाना था, कुछ नहीं है बाकी। नेक्स्ट देखो, सरकमफेरेंस पढ़ लिए। फिर आता है सेक्टर, देखो, और सेगमेंट। दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है, बच्चों को पता होता है दोनों क्या होते हैं। देखो क्या होते हैं, एक में क्या करते हैं बच्चे, एक सर्किल होता है अपने पास और एक रेडियस होती है। तो यहाँ से मैं एक ऐसा पार्ट कट कर देता हूँ, पिज्जा की तरह कर दिया मैंने। ये पार्ट कट हुआ और एक बड़ा सा पार्ट कट हुआ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक पार्ट ऐसा कट हुआ है और एक पार्ट आपके पास ऐसा कट हुआ है। थोड़ा सा डायग्राम देख लेना। तो ये दोनों एक पार्ट्स बनाए हैं, दो दो अलग पार्ट्स बन गए हैं। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि एक सर्किल को तुम चपाती की तरह कट कर दो यहाँ से ऐसे, तो आपके पास एक पार्ट ऐसा बना है और दूसरा पार्ट इसी का दोस्त कुछ ऐसा भी बना है। बना। अब देख पा रहे हो दोनों पार्ट्स होते सेक्टर और सेगमेंट ही हैं। मैं ऐसे बोलता सेक्टर की स्पेलिंग में आर आता है, सेगमेंट में कहीं आर नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है ये रेडियस है क्या, ये भी क्या है, रेडियस। तो इसका मतलब ये जो बातें हो रही है रेडियस से रिलेटेड होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। छोटे सेक्टर को बोलेंगे माइनर सेक्टर, बड़े सेक्टर को बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब ये बात दूसरी बात करें तो कोड और आर्क से मिलकर बना हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, ये आर्क है और ये क्या है, कोड है। यहाँ पे देखो ये कोड है आपके पास और ये आर्क है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज योर कोड और दिस इज योर आर्क।
तो डेफिनेशन भी बहुत ईजी है, ए पार्ट ऑफ ए सर्कल विच आर मेड थ्रू द कोड एंड आर्क इज नोन एज सेक्टर, और जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनर बोलते हैं, बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सरकमफेरेंस, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, दो बार कैसे लिख दिया मेरे को नहीं पता, बट ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट, देखो एक कोड है, तो ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल पे ये आपके पास एक कोड है, दिख गई, पता है, ठीक है। अब ये कोड जो है, ये जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ठीक है, नीचे एंगल बना रही है एक कोड, सबटेंड मतलब बनाना। अगर मैं इसी सर्किल में बात करूँ तो ये एक आपके पास सर्किल है और ये आपके पास एक कोड है, ठीक है, और ये जिधर सेंटर उधर एक, इधर भी एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल सबटेंड करती है, एंगल सबटेंड बाय ए कोड एट ए पॉइंट, तो वो बात करती है सर देखो सेगमेंट के अंदर, तो इस सेगमेंट में, और ये सेंटर पे भी एंगल बना रही है और इधर भी ये सेंटर पे भी एंगल बना रही है। तो देखो हमें पढ़ना है कि सर ये जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, आपको लग रहा है ये एंगल थोड़ा बड़ा है सेंटर वाला, हाँ, तो सेंटर पे अगर उसने एक्स एंगल बनाया तो ये उस सरकमफेरेंस बोल सकता हूँ मैं, सेगमेंट में, उस सेगमेंट में उससे आधा एंगल बनाएगी, या ऐसे बोल सकते हो सेगमेंट में जो एंगल बनाती है उससे ज़्यादा सेंटर पे बनाती है, डबल बनाती है। सिमिलरली इसमें भी हमें ऐसे ही पढ़ना है। सर अगर मान लो ये एंगल है ना, ये एंगल छोटा दिखेगा, ये एक्स है, तो ये इसका 2x डबल बनाती है और दूसरे वाले सेगमेंट में। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सर कोड कोई एंगल बनाती है, मैंने कहा ऐसा। फिर एक बच्चा मेरे को आके बोला, बोला सर ये एक आर्क है, मैंने कहा ओके, बोले ये आर्क भी तो एंगल बना रही है, यहाँ पे एक एंगल बना रही है, मैंने कहा बना रही है, बोले यहाँ पे भी एक एंगल बना रही है, मैंने कहा बना रही है, तो यहाँ पे अगर एक्स एंगल बना रही है तो यहाँ पे उसका आधा बनाएगी, दैट इज x/2। मैंने कहा ओके वेरी गुड, आर्क और सेगमेंट की बात हमने सीख ली। चलो फिर नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड, देखो आपके पास एक सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर से आपने कोई कोड है, इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल रूल पता होने चाहिए। मैंने कहा अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं तो ये वाली लाइन इसके इक्वल है, मैंने कहा हाँ, और ये वाली लाइन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, दिख रहा है दो ट्राइंगल राइट एंगल, ठीक है। अब मैं से बोल सकता हूँ RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल आएगा। इससे क्या समझ में आया कि अगर आप एक सेंटर से किसी सर्किल की कोड के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तो 90 डिग्री ड्रॉ करते ही उस लाइन का दो पार्ट बन गए इक्वल पार्ट्स, मतलब कोड क्या हो गई है, बाइसेक्ट हो चुकी है, आधी हो गई है, मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट। और समझ में आया ना, क्लियर है सबको, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ क्या कि देखो ये एक एडवांस बात है तुम्हारे लिए, अगर मान लो मेरे पास एक कोड थी और एक सेंटर था, मैंने कोड का मिड पॉइंट ढूंढा, उस मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये लाइन 90 डिग्री बनेगी, ये उसका रिवर्स है, ठीक है। नाउ इक्वल कोड्स आर एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, देखो डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री वाली लाइन होती है ना। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो कोड इक्वल है, मान लो ये वाली जो कोड है जिसका नाम ए बी है, ये कोड सी डी कोड के इक्वल है, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी के, तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री ड्रॉ हो सकता है। तो ये जो सेंटर है ये बीच में है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ओ नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन, तो ओ से एम किसके इक्वल है, ओ से एन के इक्वल है। क्या सर ये बात हमें पता होनी चाहिए, मैंने कहा वेरी वेरी बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि अगर आप सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हो तो जितनी बातें आपने पढ़ी है वो सब काम में आ सकती हैं। RD शर्मा पढ़ रहे हो उसका मतलब सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो RD शर्मा पढ़ने की। ओके, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि सर अगर दो सर्किल, एक सर्किल में दो कोड है वो इक्वल है, दो से ज्यादा कोड भी है और वो इक्वल है, तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम रहेगी, सबकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेंटर से सेम। और ये भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल से इनको प्रूव कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से, मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और मुझे पता है सर ओ से लेकर डी तक और ओ से लेकर बी तक इक्वल है दोनों डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है, क्यों है, क्योंकि सी डी का हाफ करूंगा तो आ रहा है एम डी, और मैं अगर ए बी का हाफ करूंगा तो आ रहा है एन डी, और दोनों इक्वल हैं आपस में। अब ये बात थोड़ा डीपली हो जाएगा, फिर टाइम इसमें लग जाएगा, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 9th क्लास में देख लेना, थ्योरम है, प्रूव की हुई है, वहां से आप देख सकते हो। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब देखो
एट द सेंटर इज डबल, जो बात मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, आर्क की मैंने एडवांस में बता दी थी, वहां पे अपन कोड की बात कर रहे थे। ये क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मान लो ये आपने एक सर्किल लिया, इस सर्किल में ये आपने एक आर्क ली नीचे वाली, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये आर्क सेंटर पे एंगल जो बनाएगी, वो एंगल बची हुई आर्क, ऊपर वाली आर्क बची हुई है, इसके ऊपर जहां पे भी एंगल बनाएगी, वो अगर एक्स है तो सेंटर पे डबल है। बात पढ़ी है, पढ़ी है अपन ने। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर मान लो ये एक सर्किल है और ये एक सेगमेंट है, नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है, तो यहाँ पे कोई दो एंगल बना लिए इस कोड ने या आर्क ने, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये एक्स ही बनेंगे, इक्वल ही बनेंगे, नीचे भी ऐसा ही होगा, ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा ही होगा, और डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा मुझे ही पता है, बट क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो अब, सीकेंट एंड टेंजेंट, ये तो 10th क्लास आ गई भाई हमारी, ये क्या आ गई, 10th। देखो, अगर आपके पास एक सर्किल है, उस सर्किल में तीन लाइनें हो सकती है, एक तो बाहर जाएगी, बेचारी का कोई मतलब नहीं है, सर्किल से कोई मतलब नहीं है, जैसे तुम में से कई आपकी क्लास में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो क्लास में बस घर वाले भेज देते हैं, बेचारों को आना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। दूसरा एक आया जो ओनली टच करके निकल गया, टच, टच करके निकला। ये क्या हुआ कि घर वालों ने भेजा, इसका थोड़ा सा मन लगा किसी एक पीरियड में, फिर मन नहीं लगा। दूसरा क्या आया, जो सर्किल के अंदर से चला गया, स्कूल से, घर से आया, स्कूल के अंदर आया, आराम से पढ़ा और फिर निकल गया। मतलब ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, एक तो आ रहा है तब और एक जा रहा है तब, तो इसका मतलब ये तीन लाइनें, इन दोनों को तो कोई मतलब नहीं आपस में, इसको बोलते हैं अपन टेंजेंट। एक लाइन जो टच करके जाए उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जो बस स्कूल में आके पढ़ता है थोड़ी सी देर, एक दो पीरियड, उसको टेंजेंट बोलते हैं। बट जो पूरे दिन स्कूल में पढ़ता है उसको सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीकेंट। कमजोर बच्चे इसको कुछ और बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ाई वाले होते हैं उनको कुछ और नाम देके रखते हैं। ठीक है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता होगा ना। तो सीकेंट क्या, एक लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, उसको सीकेंट बोलते हैं, तो मैंने तुम्हें यही कहा है। टेंजेंट इज सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इज एग्जैक्टली वन पॉइंट। जिस पॉइंट पे वो टच करती है, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच करेगी एक लाइन, ऐसे नहीं कि घूम के दोबारा टच कर लेगी। और ये जो पॉइंट है जिसको सर्किल को टच किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो लाइन सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, एक टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम लिखी मैंने, एक टेंजेंट है जो सर्कल पे परपेंडिकुलर होती है उसकी रेडियस पे। अगर आपने एक सर्किल लिया, उस सर्किल पे आपने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अभी मेरी वाली टच नहीं हुई तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और ये वाली लाइन यहाँ पे टच कर गई, तो मैंने टच कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे टच किया। अगर मान लो आपने इसको सेंटर ड्रॉ किया, अरे यार क्या हो रहा है, आपने इस पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है, क्या की है, लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन इस पे 90 डिग्री होगी, तो मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर होती है, और ऐसे समझो कि यही इस पॉइंट के ऊपर कितने भी ले लो डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट ले लो इस टेंजेंट पे, सारे पॉइंट में से ये जो कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट है यही सबसे शॉर्टर होता है, क्योंकि यही 90 डिग्री बनाता है, और 90 डिग्री हमें पता है कि 90 डिग्री वाली डिस्टेंस ही सबसे कम होती है, बाकी सब बड़ी होती है। क्लियर है सबको। नाउ, a line drawn through the end of a radius, sorry, a line drawn through the end point of a radius and the perpendicular to it is tangent to the circle। एक लाइन तुमने ड्रॉ की है थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, उस सर्किल के सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ की, इस रेडियस का ये एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी रेडियस पे, और साथ में इसका नाम क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है ना, ये थ्योरम है और रिवर्स थ्योरम थी ये। क्लियर है सबको। चलो, देखो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, बट इंपॉर्टेंट कब होते हैं, जब हमें बेसिक्स कम पता होते हैं और हमें नहीं आता है और कोई हमें बता देता है, तो हमें लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाउ, अब हमें एक बात सीखनी है कि एक सर्कल के पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। मैंने कहा एक सर्कल के पॉइंट अंदर हो सकता है, सर्किल की बाउंड्री पे हो सकता है, और सर्किल के बाहर हो सकता है।
तो सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो आप उससे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की तो वो लाइन इसको काट के चली जाएगी, वो सीकेंट ही होंगी। क्या होंगी वो? सीकेंट्स ही होंगे। तो कोई मतलब नहीं है, जीरो टेंजेंट्स। कितनी टेंजेंट्स है? जीरो। बट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है, उससे आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मत कहना सर मैं यहाँ से एकदम ऐसे गुजार दूंगा, नहीं गुजरेगी बेटा, ये नहीं गुजरेगी। है ना? मन करता है, मुझे पता, बहुत मन करता है कि सर मैं एक इधर से गुजार दूंगा, एक इधर से गुजार दूंगा, बट ऐसा मन मत किया करो। ओनली एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। बट अगर एक पॉइंट तुम्हारा बाहर है तो उस पॉइंट से एक तो ऊपर, उस पॉइंट से एक तो ऊपर लाइन ड्रॉ हो सकती है और एक लाइन नीचे भी ड्रॉ हो सकती है। इसका मतलब वहां पे टू पॉइंट्स और टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? टू। और अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है, उससे कितनी ड्रॉ हो सकती हैं? वन। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, जिस पॉइंट से आपने लेके आए थे, उस पॉइंट से लेके कांटेक्ट वाले पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाएगी क्योंकि कोई लेंथ नहीं है, पॉइंट उसी के ऊपर है बेचारा। मतलब जब आपका टेंजेंट पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होता है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है? जीरो, 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 जीरो। क्लियर है? लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब आपने यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। क्यों इक्वल है, कैसे इक्वल है, वो हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। आप एक सर्किल लेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, अदरवाइज तो आप कह दोगे सर आप तो पॉइंट ही रिवाइज करा के चले गए। ये यहाँ से एक टेंजेंट इधर गई है और एक टेंजेंट इधर गई है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया तो आपने कहा ये 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। मैंने इसको डॉटेड लिया, मैंने कहा यार एक बार मेरी हेल्प कर दे आके, इसने कर दी। बोले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पार्ट कॉमन है, ये दोनों में रेडियस है। मैंने कहा ओके, और ये 90 डिग्री है, तो आर एच एस रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो गई। अभी सुनना रहे आराम से ध्यान से, मैं आगे की बात अभी बता के जा रहा हूँ। देखो, ये दोनों लाइन इक्वल होने का मतलब है कि दोनों टेंजेंट इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? ध्यान से देखना। हाँ सर। मैंने कहा ये एंगल इसके इक्वल होगा? हाँ सर। सीपी सीटी से इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब टेंजेंट है, जो एक सेगमेंट आपने बनाया कि सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की, तो दोनों एंगल्स इक्वल ड्रॉ हो रहे हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल किसके इक्वल है बेटा? इसके इक्वल है। इसी को आगे वाले पॉइंट में उसने कहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे। बना रही है क्या? एक एंगल ये बना रही है, एक एंगल ये बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। इंक्लाइंड मतलब बनाती हैं, यहाँ पे भी इक्वल एंगल बना रही है कि इंक्लाइंड सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट आपने ज्वाइन की है। आपने कहा बना तो रही है, कैसे प्रूव किया था? आर एच एस रूल लगा है दोनों ट्राइंगल में। कौन कौन से ट्राइंगल हैं वो हमने देख लेंगे। बाई सीपीसीटी से हमने बात प्रूव भी कर सकते हैं। अगर ये थ्योरम आ जाए तो आप प्रूव भी कर सकते हो क्या? यस। कैसे प्रूव करना है? एक में आपको प्रूव करना है ए ओ बी और इसको पी। तो एंगल पी ओ ए किसके इक्वल है? एंगल पी ओ बी के इक्वल है। और एंगल ओ ए पी किसके इक्वल है? एंगल ओ ए बी के, ओ पी बी के, सॉरी ओ पी ए और ओ पी बी, सॉरी एंगल ओ पी ए इक्वल है एंगल ओ पी बी के। अगर तुम्हें इतनी बातें पता हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो तुम्हें कुछ तो पता है जो कुछ बच्चों को नहीं पता है ना? अब वो जो कुछ है उसको और इम्प्रूव करने के लिए आपको मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसको मैं मेरे ही लैंग्वेज, मेरे ही तरीके में तुम्हें और अच्छे से समझा पाऊँ और तुम उसको समझ पाओ। ठीक है भाई? तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वीडियो मिलते रहें। और अगर अदरवाइज आप बिना सब्सक्राइब करे भी मेरे चैनल को ढूंढ सकते हैं। अनूप सर मैथ्स सर्च कीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा, हाजिर रहूंगा, जहाँ पे आपको आर डी शर्मा के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत भी ये इन्फॉर्मेटिव रहा? क्या तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, या फिर जो पता था उसको एक बार पॉलिश हो गया है? देखो कुछ तो हुआ है। ये नहीं कहना कि सर मेरे कोई काम का नहीं है, या तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो पॉलिश हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, थोड़ा और अच्छे उसके ऊपर से पॉलिश होने के बाद कुछ अच्छा समझ में आया है, जो पता था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। या फिर कुछ भी नहीं पता था तो कुछ तो पता चला है। तो आपको ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करना है जो आज तक सर्कल पढ़ा ही नहीं है या उनको बहुत हार्ड लगता है। एक बार ये दिखा देना, क्या पता उसके बाद थोड़ा उनको ईजी लगना लग जाए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक।